बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। नज़मीना देखने वाले नाजरीन की खिदमत में ज़ईम रशीद आदाब पेश करता है। नाजरीन, हम नज़मीना के प्लेटफॉर्म से कई एक खूबसूरत शख्सियात के साथ एक खूबसूरत शाम मनाने का एहतमाम करते रहते हैं। आज लाहौर में जनाब नवीद सादिक साहब के पास हमारे बहुत खूबसूरत शायर, बहुत प्यारे इंसान डॉक्टर फ़ख्र अब्बास मौजूद है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। ऐसे और बहुत सारे खूबसूरत अशार सुनेंगे और डॉक्टर फ़ख्र अब्बास से बातें करेंगे। क्या खूबसूरत इंसान, क्या खूबसूरत शायर। आइए जनाब नवीद सादिक साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ख्र अब्बास। डॉक्टर फ़ख्र अब्बास की पहचान कई हवालों से है। मेडिकल साइंस की बात हो, उर्दू शायरी की बात हो, फिर उर्दू शायरी में तंज़ो मज़ाह और संजीदा शायरी, दोनों हवालों से डॉक्टर साहब ख़ुसूसी पहचान रखते हैं। ये और बात है कि कुछ लोग इन्हें सिर्फ़ डॉक्टर समझते हैं और कुछ लोग इन्हें सिर्फ़ शायर समझते हैं, लेकिन हमारे लिए इनकी हैसियत, दोनों हैसियतें हमेशा मुसल्लम रही हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इन दोनों कैफियत से आपसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। बतौर मरीज़ भी आपके साथ हमारा रब्ता रहता है और बतौर सामे भी हमारा आपके साथ रब्ता रहता है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, जो आम कारी जो है उसके लिए उस कन्फ्यूजन का बायस इस तरह बनती हैं कि एक डॉक्टर जो इंतहाई संजीदगी का काम है जी, और उसके साथ आपकी शायरी, और फिर मैंने आपको क्लिनिक पे देखा भी है कि आप मरीज़ों के साथ आपका रवैया इतना दोस्ताना होता है। तो क्या मैं ये कहूँ कि आपके अंदर जो तंज़ो मज़ाक का एक पहलू है, जो खुश अखलाक़ी एक है, ये उसी का असर है जो आप अपने मरीज़ के साथ इस तरह उसको खुश करके क्लिनिक से निकालते हैं, खा वो जितना भी बीमार हो उसके साथ मजाक भी कर रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम भी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भी आपसे हर दो तरह से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, बतौर मरीज़ भी और बतौर शायर भी। हम आपको सुनते रहें, आपकी बातें भी सुनते रहें, और बतौर मरीज़ भी आपसे फैज़याब होते रहें और महसूस होते रहें आपकी गुफ्तगू से। तो तंज़ो मिज़ाज हर इंसान के मिजाज का हिस्सा होता है, जिसको भी अल्लाह ताला ये सिफ़त अता करता है, मैं समझता हूँ वो खुशकिस्मत है। और अगर वो इसको अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ में भी इस्तेमाल करता है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं करता हूँ इसको इस्तेमाल लोगों का दिल खुश करने के लिए, क्योंकि हदीस में भी है कि तबीब का काम है वो मरीज़ का दिल खुश करे, शिफा अल्लाह ने देनी है। लेकिन इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि आप एक हद से तजावुज़ नहीं कर सकते। अगर आपकी कभी कभी ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ये चांस होता है कि आपकी मज़ाहिया बात किसी का दिल भी दुखा सकती है, तो इसमें बहुत फिर एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन अक्सर मैं अपनी खुश मिजाजी से कोशिश करता हूँ कि मेरे मरीज़ जो हैं वो भी खुश होके जाएं। तो दिल आज़ारी का बायस तो वही बात हो सकती है ना जिसमें मुखातिब की तहकीर का पहलू हो। बिल्कुल, तो वो तो आपकी आम ज़िंदगी में भी हमने कभी नहीं देखा। जी, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें ऐसा ना हो, और बल्कि मिज़ाहिया शायरी में भी मैंने कोशिश की है कि हालांकि मेरे यहाँ तंज़ का जो पहलू है वो काफ़ी गहरा है और काफ़ी ज़्यादा है, और बाज़ क़तात मेरे जो हैं वो उनको गलत भी रंग दे के पेश किया गया, और वो उनमें बहुत काट थी जी, कुछ सियासी क़तात भी जिनका हम इस टाइम जिक्र नहीं करना मुनासिब नहीं समझते। तो उसके बावजूद फिर मुझे तो बल्कि ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि इस तरह की कोई तंज़िया बात ना कर दी जाए कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। डॉक्टर साहब, हम ये गुफ्तगू जो है ये तो थोड़ी तवील होगी और शायद फिर भी मुकम्मल ना हो पाए, क्योंकि आपके बारे में हम तो बहुत कुछ जानते हैं। ये तो शायद ना मैं कह सकूँगा सब कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके अशार जो हैं बहुत से लोगों को ज़ुबानी याद हैं। ख़ासकर आपका जो शेर है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है,
ये शेर तो पहचान बन गया, बल्कि मैं यहाँ एक आपसे अक्सर ये कहता हूँ कि आपके इस शेर के बाद वो कि इससे पहले लाहौर पे शेर मौजूद थे, जैसे अच्छे शेरों में शोहरत बुखारी मरहूम का शेर थे 2, लेकिन इस पहलू से, जिस पहलू से आपने इस पे बात की, आपके बाद कमो बेश मैं कह हर शायर ने कोशिश की यहाँ लाहौर में कि वो अपने शेर में लाहौर का लफ्ज़ जो है वो लाने की कोशिश की, और अक्सर व बेशतर शायरा के यहाँ तो ये सिर्फ़ एक लफ्ज़ की हद तक रहा, उसमें लाहौर जो है वो अपने पूरे वजूद के साथ नहीं उसमें आ सका। तो बात तवील होने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये गज़ल हमें सुना दें क़ारीन, ताकि महसूस हो सकें इसे। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो लाहौर पे मैंने शेर कहा वो एक मतला था, तो उसमें मैं वो एक मुशायरे में पेश किया, वो बड़ी उस पर दाद मिली मुझे, तो उसके बाद फिर ये गज़ल भी अता हुई। मतला ये था कि मैं न बन पाया तेरा पर तू तो हो जा और की, वाह। मैं न बन पाया तेरा पर तू तो हो जा और की, मत अकेले रह फ़ज़ा अच्छी नहीं लाहौर। वाह 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 वाह। तो उसके बाद फिर ये मतला मुझे मिला के ये जो लाहौर से मोहब्बत है, वाह, ये किसी और से मोहब्बत क्या है। कहने, क्या कहने। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। वाह। और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है, बचपना कम सिनी जवानी आज, बचपना कम सिनी जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है, और उसकी हर तर्ज मुझको भाती है, वाह, उसके हर तौर से मोहब्बत है। क्या कहने। ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, क्या बात, देख ले गौर से मोहब्बत है। ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, वाह वाह वाह। देख ले गौर से मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। डॉक्टर साहब, इतनी खूबसूरत गज़ल आपने हमें सुनाई। अब यहाँ मैं ये सवाल, ये किसी और का तो मैं नहीं पूछूंगा किसी और कौन है, लेकिन ये है कि चले ये बताएं, ये गज़ल आपके ज़माना तालिब इल्मी की है या उसके बाद की है, ताकि हमको अंदाज़ा लगा सकें। ये मेरा ख्याल है 2013 के दिनों की बात है, जब मैं इधर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा था। ये आमद का शेर था, पूरा शेर, दोनों मिसरे इसके आमद के थे। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि ये शेर इतना पसंद किया जाएगा, तो मैंने ये फ़ेसबुक पे लगा दिया और लोगों ने बहुत पसंद किया, आगे भी शेयर किया। फिर बच्चों ने बैतबाजी में पढ़ना शुरू कर दिया और ये शेर मशहूर हो गया, पहचान बन गया। और फिर यह है कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब ये एक शेर हुआ है, तो इस पे बाकी अशार भी जो हैं वो आमद के होने चाहिए। तो उसके लिए कमो बेश 2 साल तक मैंने इंतज़ार किया। बहुत शेर जहन में आए, कई जो मैंने नहीं रखे, लेकिन चंद जो उसमें से चुने हुए शेर थे वो फिर मैंने इस गज़ल का हिस्सा बनाए, और फिर इसी नाम से मैंने किताब भी पब्लिश की 2016 में। उसका नाम भी ये रखा, ये जो लाहौर से मोहब्बत। बिल्कुल, वो हमारे मुताले में रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम आपसे एक सवाल ये करना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने बारे में ये बताएं, शायरी के आगाज़ के बारे में, कि आपकी शायरी का आगाज़ कब और कैसे हुआ। मैं 10वीं क्लास में था, तो स्कूल की तरफ से बैतबाजी में हिस्सा लेने के लिए मुझे तहसील की सतह पे, ज़िला की सतह पे और डिवीज़न की सतह पे मुकाबलेबाजी करनी पड़ी। तो मेरी एक उस्ताद थी जिन्होंने मुझे शेर गोई की तरफ राग़िब किया, माइल किया, और मेरी तरबियत भी की, और अपनी ब्याज भी मुझे तोहफ़तन दी, जिसमें बहुत अच्छा इंतखाब था असातिज़ा का, गालिब से लेके फ़ैज़ तक और नासिर काज़मी से लेके अहमद फराज तक, सभी शायरों के शेर थे उसमें। तो वो ब्याज मैंने याद की, बैतबाजी में हिस्सा लिया। तो बैतबाजी का जब डिवीज़न सतह का मुकाबला था, तो उसमें मेरे पास अशार ख़त्म हो गए, और एक राउंड में वो चल रहा था, 10 पार्टिसिपेंट थे उसके। तो राउंड जब वो पूरा होके आता था, तो मैं फिलबदी शेर एक कह देता था, तब तक जहन में एक रख लेता था कि
क्योंकि वो अटैक हो रहा था एक ही उसका हर्फ का। तो वो जब मैंने दो दफ़ा कहा तो जजेस में से किसी ने टोका कि ये बच्चा जो है वो ख़ुद शेर कह रहा है। अच्छा। तो दूसरे जज जो थे ज़रा नरम दिल थे, उन्होंने कहा कह तो वज़न में रहा है, वाह, तो आप ये मुकाबला जारी रखें। तो उसके बाद फिर 10वीं जब पास की तो मैंने बाकायदा गज़ल और नज़्म कहना शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तरबियत थी शायद कि जिसने मेरे अंदर के शायर को बाहर लेके आई। और जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया तो मेरा पहला मजमूआ तैयार था जो फिर पब्लिश हुआ, और फिर सिलसिला कभी सुस्त रवि के साथ और कभी अच्छी रफ्तार में ये चलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है। यानी वो जो फराज ने कहा था एक हाथ में रूमाल है एक हाथ में तलवार, तो आपके भी एक हाथ में सिरिंज होती है तो और ज़ुबान पे शेर चल रहे होते हैं। हाँ, ये तो फिर ज़ाहिर है ये दोनों चीज़ें अहम हैं, इनको लेके चलना है, डॉक्टरी भी करनी है और शेर भी कहने हैं। तो एक मरीज़ जब देखता हूँ और दूसरे मरीज़ के दरमियान जो वक्फ़ा होता है, कभी कभी उसमें भी कोई एक शेर मौजू हो जाता है, वो मैं लिख लेता हूँ अपने पास, ऐसे ही कतरा कतरा जमा करके तो दरिया किया है। डॉक्टर साहब एक बड़ा टेक्निकल सवाल है जी कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझसे जब सवाल किया जाता है कि आप इंजीनियर हैं तो आप सारा दिन वो काम करते हैं जिसका बज़ाहिर अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं जी, कंस्ट्रक्शन के शोबे से, और लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं रवैये देखता हूँ लोगों की और वो रवैये सारा दिन मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ तो वो मेरे पे असर करते हैं। जी ऐसे। अच्छा, अब आप दिन में कितने लोगों से मिलते हैं? कॉलेज में पढ़ाते हैं, फिर क्लिनिक में मरीज़ों को देखते हैं, तो क्या इस शोबे में आपको लोगों के रवैयों से और दूसरी चीज़ें जो हैं, क्या वहाँ से भी आपको को अक्सो इस्तिफ़ादा होता है? बिल्कुल, बल्कि मैं जानबूझ के इस्तिफ़ादा करता हूँ। मैं एक इंटरव्यूअर की हैसियत से मरीज़ों से मिलता हूँ, या जब भी मुझे मौका मिलता है मैं लोगों की कहानियाँ सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, उनका लाइफ़स्टाइल, उनका माजी, उनका हाल, उनके मुस्तकबिल के बारे में इरादे, मैं सभी कुछ जानने की कोशिश करता हूँ, जिससे इंसान की वोकैबुलरी भी बढ़ती है और उसके ज़हन में नए नए ख़यालात भी आते हैं। गोया आप लोगों को पढ़ते भी हैं? बिल्कुल, बल्कि मैं आपको आपके इल्म में इजाफ़ा करना चाहूँगा कि मैं डॉक्टरी के साथ साथ मैंने दानिस्ता तौर पर करीम गाड़ी भी चलाई है 2-3 साल, और लोगों की गुफ्तगू, उनके रवैये देखे, उनकी गुफ्तगू सुनी है, उनकी बातें सुनी है। जब भी मुझे मौका मिलता था छुट्टी वाले दिन, या जब मैं क्लिनिक से फ़ारिग होता तो कभी कभी मैं रात को भी चला जाता, तो बहुत लोगों को देखा, उनके रवैये देखे, उनकी नफ्सियात का जायज़ा लिया, तो उससे बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। अभी जो मेरा मजमूआ आएगा इंशाअल्लाह, जो भी पब्लिश हो रहा है गज़लियात का, उसमें आप वो रंग देखेंगे, आप उसमें ऐसे अल्फाज और ऐसी तरकीब देखेंगे जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। अच्छा। जो मैंने लोगों से ली हैं, लोगों से सुनी हैं जो बातें, और वो मैं इंशाअल्लाह शायरी में मेरे आएंगी, वो हम मजमूआ देखेंगे। अच्छा, इसमें मैं जो आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ, मतलब पहले मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो लोग संजीदा शायरी कर रहे हैं, संजीदा अदब का हिस्सा हैं, वो बहुत ही संजीदा हैं। उनमें से अक्सर तो ऐसे हैं कि वो शायद हंसना ही गुनाह समझते हैं। जी, ऐसे ही है। ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जो शायद हंसने को ही बुरा कहते हैं या मज़ाहिया शायरी को ही अच्छा नहीं समझते। उनके सामने हम अकबर अलाहाबादी का शेर भी पढ़ते थे, वो कहते हैं ये क्या शेर है जी। और हालांकि अकबर अलाहाबादी का केस भी आपके बारे में जब सोचें तो हमें वो नज़र आता है कि अकबर के यहाँ दोनों रंग नज़र आते हैं जी। जब वो संजीदा गज़ल गोई की तरफ माइल होते हैं और उनके दीवान में, और जब वो तंज़ की शायरी की तरफ आते हैं। अकबर के यहाँ मज़ाक कम और तंज़ ज़्यादा है और वो माशरती पहलुओं पे है। आपके यहाँ भी माशरती पहलुओं पे नज़र है और उसका आप इजहार भी करते हैं, तो ये आपके यहाँ भी एक तवाज़ुन हमें नज़र आता है। जबकि जो मज़ाहिया शायर हैं हमारे यहाँ फ़ी ज़माना, जो हमारे हम असर हैं, आपके मेरे हम असर हैं, दूसरी तरफ एक तरफ मैंने संजीदा लोगों की बात की, दूसरी तरफ मज़ाहिया लोगों की बात कर रहा हूँ, मज़ाक लिखने वालों की। जी जी। तो वो संजीदा चीज़ों को बिल्कुल दूर कर देते हैं एक दूसरे से, अपने आप से, कि वो उसको अच्छा नहीं जानते, और फिर वो लिख भी वही रहे हैं कि बाज़ औक़ात हमें उनको सुन के बुरा लग पड़ता है कि ये एक ही बात करनी है इसने रोज़ हमें अपनी बीवी पे ही शेर सुनाने हैं, रोज़ इसने हमें अपनी महबूबा पे शेर सुनाने हैं, और वो इस तरह के। तो आपके यहाँ ये तवाज़ुन जो है ये कसदन है या ये आपके मिजाज का हिस्सा है कि आपके यहाँ मज़ाहिया शायरी में भी, तंज़िया शायरी में भी आप एक सतह से नीचे नहीं उतरे?
एक शगुफ्तगी मौजूद है आपकी हर गज़ल में। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि जब भी मैंने गज़ल कही है तो गज़ल के हर चौथे पाँचवें शेर में मज़ाक का शेर निकलता था, और मेरे लिए बड़ा मसला था ये कि मैं उस गज़ल में से उस शेर को निकाल के कहीं कहाँ रखूँ, उसको मैं गज़ल का हिस्सा नहीं बनाता तो वो फिर गज़ल में से ज़ाया होता है। और मेरे दोस्त कहते थे कि ये तो मज़ाक का शेर है, गज़ल के मिजाज का नहीं है। बहरहाल मुझे इनामुल हक जावेद साहब ने एक दफ़ा कहा था कि यार तुम अपनी गज़ल पर इतनी मेहनत करते हो तो तुम्हें मिज़ाह पर भी मेहनत करनी चाहिए। तो उस दिन से मैंने मिज़ाह को संजीदगी से लिया, और वही तगज़ुल, वही जो रवानी है, वही शगुफ्तगी और वही शोखी जो है जो गज़ल का हिस्सा है, मैंने उसको मिज़ाह में लाने की कोशिश की। और सारे ऐसे मज़ामीन को मैंने नो कहा, उनको मैंने रिजेक्ट किया कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा कोई सतहियत है या कोई भोंडापन है या कोई नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है, मैंने उससे हमेशा एराज़ रखा। फिर डॉक्टर ताहिर शहीर हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके तवस्सुत से भी काफ़ी चीज़ें मुझ तक, एक छोटे भाई की हैसियत से, वो बड़े भाई हैं, वो मुझे समझाते रहते हैं कभी कोई बिलो द बेल्ट आपने बात नहीं करनी, कभी कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जो फैमिली के साथ बैठ के तो हम सुन ना सकें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो तंज़ की काट है वो मेरे यहाँ है, वो कई मिसरों में आती है, तो उसको फिर मुझे बड़े एहतियात से पेश करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये ज़माना ऐसा है कि सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें वायरल हो जाती हैं। फिर अगर एक तबका आपसे खुश है तो दूसरे तबके को आपके ख़िलाफ़ भड़काया भी जा सकता है, तो उसमें मुझे फिर ख़ास एहतियात करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल यहाँ हम नाज़रीन के लिए चाहेंगे कि आप एक गज़ल हमें और सुनाएं, और अब की बार मेरा ये मुतालिबा है, तकाज़ा नहीं मुतालिबा है कि आप संजीदा गज़ल हमें चले मैं एक रंग पेश कर देता हूँ। वो भी संजीदा गज़ल थी, मज़ाहिया गज़ल हम आखिर में सुनेंगे आपसे। जी ठीक है, मैं भी पेश जी करता हूँ। इरशाद। भला ये कार विलायत किसी से होता है, वाह। भला ये कार विलायत किसी से होता है, किसी से होता नहीं जो अली से होता है। वाह वाह। निकल ही आते हैं कुछ दोस्त मुश्तरक अपने, वाह। निकल ही आते हैं कुछ दोस्त मुश्तरक अपने, कहीं कहीं से ताल्लुक़ सभी से होता है। वाह वाह। हम इनकिसार के बल पर ही आगे बढ़ते हैं, हम इनकिसार के बल पर ही आगे बढ़ते हैं, हर एक हुनर में इजाफ़ा कमी से होता है। वाह। हम इख्तिलाफ़ कहाँ तक करें कि आखिरकार, हम इख्तिलाफ़ कहाँ तक करें कि आखिरकार, हमें तो शाम को मिलना उसी से होता है। वाह। हमें तो शाम को मिलना उसी से होता है। और हमारे अश्क जगह अर्श पर बनाते हैं, हमारे अश्क जगह अर्श पर बनाते हैं, दुआ का पेड़ तवाना नमी से होता है। और कभी कभी तो मुझे इतनी दाद मिलती है, वाह, कभी कभी तो मुझे अच्छा इतनी दाद मिलती है कि सारे घर का गुजारा इसी से होता है। वाह। डॉक्टर साहब फिर बताओ। कभी कभी तो मुझे इतनी दाद मिलती है कि सारे घर का गुजारा इसी से होता है, और मजाल है जो किसी को खबर भी होने दें। क्या कहने, क्या कहने। मजाल है जो किसी को खबर भी होने दें, गुज़र हमारा भी उसकी गली से होता है। वाह। भला ये कार विलायत किसी से होता है। बहुत उम्दा डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक सवाल बड़ा चुभता हुआ सा जी, मुआसिर शायरी जो है, तंज़ो मज़ाक की पे हामिल जो मुआसिर शायरी है जी, वो आपकी नज़र में भी है, वो मेरी नज़र में भी है, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब की नज़र में भी यकीनन है। जी जी बिल्कुल। और उस पर हम लोग गुफ्तगू भी करते रहते हैं उस मसले पे। हमारा मायार जो है मज़ाहिया शायरी का, जी जी, आपके यहाँ मैंने देखा कि तवाज़ुन, मैंने पहले भी बात की, तवाज़ुन है। हमारे यहाँ वो तवाज़ुन और हम फक्कड़पन की तरफ दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं, और क्या ये फक्कड़पन जो है ये हमारे संजीदा कारी को मज़ाहिया शायरी से दूर नहीं कर देगा? जी बिल्कुल, ऐसी बातें हैं जो कि काबिल इशाअत नहीं होती, या वो बातें जब सफ़े करतास पर आती हैं तो अच्छी और भली महसूस नहीं होती। तो शायरी वही है जो सुनने में भी अच्छी लगे, जो पढ़ कर भी अच्छी लगे। आप देखिए कि मैं अपनी शायरी बच्चों को भी सुनाता हूँ, ख़ातीन को भी, अपने दोस्तों को भी। आपने देखा होगा कि मैं दोस्तों की महफ़िल में भी बार बार ऐसी चीज़ें पेश करता हूँ, ताकि जब आप सुना रहे होते हैं तो दूसरा तो बाद में जज करता है, आप ख़ुद
उससे पहले जज कर जाते हैं कि ये जी बिल्कुल ये मेरी बात ठीक नहीं है, ये मुनासिब बात नहीं है। आजकल दौर है नफ्सा नफसी का, गहमा गहमी का, यूट्यूब का और सोशल मीडिया का। आपने देखा होगा ये बात सिर्फ मज़ाहिया शायरों तक महदूद नहीं है, बल्कि कुछ संजीदा शायर भी जो हैं वो मजमा लगाने के लिए और बहुत बड़े बड़े कमर्शियल प्रोग्राम करने के लिए जो है वो उसी तरह की शोबदाबाजियाँ कर रहे हैं कि मुशायरे में शोर मचवा लेने को वो बेहतर समझते हैं। वो समझते हैं कि जितनी सीटियाँ बजें, जितनी तालियाँ बजें उतना अच्छा है। तो मेरा ख्याल है कि इस जो भी चीज़ तवाज़ुन से हट जाती है या एक हद से बढ़ जाती है, उसकी उम्र जो है वो कम हो जाती है और उसका वो अल्टीमेटली उसको नुकसान उठाना पड़ता है, कोई ना कोई उसको अपनी वो कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इंसान को एक तवाज़ुन, एक मियाना रवि और एक शाइस्तगी, एक मयार को हमेशा जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप जो फ़ी ज़माना मतलब आपकी संजीदा शायरी से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और आपका जो आइंदा मजमूआ कलाम जो अभी शाये होने वाला है उससे भी आपके जो कारी हैं वो उससे अच्छी तरह जान लेंगे। पहले भी सुनते रहते हैं कि आप में जितना मज़ाक का अंसर पाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा संजीदगी का अंसर उसमें है। लेकिन सवाल मैं फिर उसी से थोड़ा सा मुतल्लका है, वो ये है कि मज़ाहिया शायरी में आप इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? अपनी शायरी का? अपनी नहीं, हमारे जो असर की शायरी है, हमारे ज़माने की जो मज़ाहिया शायरी है, और ये आगे क्या देख रहे हैं कि आगे क्या होगा इसमें? आगे मुस्तकबिल करीब की बात कर लें, बैद की बात ना करें। देखें, मैं समझता हूँ कि हर शायर जो चाहे संजीदा भी शायर है ना, वो मज़ाह कहता है, लेकिन ये उसकी अपनी ज़रूरत होती है, अपना उसका करेज होता है कि वो ज़माने के सामने उस शायरी को लाता है या नहीं लाता। किसी भी शायर की तरफ देख लें, शरारत और शोखी हमेशा किसी न किसी जहन में आती है। बाकी ये है कि जो अभी मज़ाह लिखने वाले हैं, मैं उसमें समझता हूँ कि अनवर मसूद साहब जो हैं वो एक बेहतरीन शायर हैं। वो तो हमारे और बड़े हुए ना। बिल्कुल, हमारे लिए वो एक लीडर की हैसियत रखते हैं और एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। हम उनको फॉलो करते हैं। उनकी शायरी जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि शाइस्तगी क्या है, खूबसूरती क्या है, सलीका क्या है। तो हम में से हम अक्सर और बेशतर उनकी पैरवी करते हैं और अपनी अपनी फिर खसूसियात भी हैं। असल में जो मज़ाह है उसको ज़्यादातर आपने देखा है कि लोग अभी पंजाबी ज़ुबान का तड़का भी लगा रहे हैं, वो भी काबिल कबूल नहीं। ख़ास तौर पे अहले ज़ुबान जो है और जो उर्दू बोलने वाले हैं उनको वो चीज़ कबूल नहीं है। वो पढ़ने की चीज़ नहीं रहता, वो सिर्फ सुनने की हद तक है, मुशायरे में हद तक है। तो उसमें बेहतर यह है कि आप ज़ुबान को नुकसान ना पहुँचाएँ, बल्कि मेरी आपकी इस मीडियम के थ्रू मेरे हमासर लिखने वाले हैं जो मेरे बाद में आने वाले हैं, जो मज़ाहिया शायरी लिखना चाहते हैं, इस मैदान में आना चाहते हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप अगर पंजाबी लिख रहे हैं तो अच्छी पंजाबी लिखें, उसको भी नुकसान ना पहुंचाएं। और अगर आप उर्दू लिख रहे हैं कि उसके साथ भी कोई आप इस तरह का ज़्यादती इस तरह की ना करें कि वो ज़ुबान ख़राब हो या उस ज़ुबान के जो बोलने वाले हैं वो आपसे नाराज़ हों। बहुत अच्छी बात कही आपने। इससे पहले कि हम इख्तिताम की तरफ बढ़ें तो मैं चाहूँगा कि आप हमें अपनी कुछ वो चीज़ें जो अक्सर मुशायरों में आप सुनाते हैं, जी मैं पेश करता हूँ। और मुशायरा जो है वहाँ फिर आपस में गुफ्तगू की गुंजाइश भी नहीं रहती, इतना शोर होता है, इतनी दाद मिलती है आपको कि मेरे जैसे शायर जो है वहाँ फिर वो देखते रहते हैं कि ये इन्हीं का नसीब है, कहते हैं कि ये लूट के ले गए। मुशायरा लूटने वाले कुछ अशारा में इसमें। मुझे ठुकरा दिया तूने फ़कत शायर समझ कर आज, वाह। मुझे ठुकरा दिया तूने फ़कत शायर समझ कर आज, मेरी नज़में तेरे बच्चे सिलेबस में पढ़े तो फिर। वाह। और नेट के पैकेज को मैं यूं खर्च किया करता हूँ, वाह। नेट के पैकेज को मैं यूं खर्च किया करता हूँ, नाम लिख लिख के तेरा सर्च किया करता हूँ। वाह। इसी ज़मीन में कता देखिए कि अपनी चाहत का कहाँ हर्ज किया करता हूँ, अपनी चाहत का कहाँ हर्ज किया करता हूँ, अपने जज्बात को यूं दर्ज किया करता हूँ। वाह वाह। उसको पाना नहीं मुमकिन तो मैं उसकी फ़ोटो अपनी तस्वीर से ही मर्ज किया करता। अच्छा, क्या इस्तेमाल किया जी मर्ज का। वाह वाह वाह। उसको पाना नहीं मुमकिन तो मैं अपनी फ़ोटो, उसको पाना नहीं मुमकिन तो मैं उसकी फ़ोटो अपनी तस्वीर से ही मर्ज किया करता हूँ।
इंटरनेट पर देख के आशिक मत होना, वाह, फोटोजेनिक भी तो हो सकता हूँ मैं। बहुत अच्छे। कार में बैठे देखी है तस्वीर मेरी, कार मैकेनिक भी तो हो सकता हूँ। वाह, कार में बैठे देखिए तस्वीर मेरी, कार मैकेनिक भी तो हो सकता हूँ मैं। और इससे पहले कि ये हसरत मुझे पागल कर दे, मेरी शोहरत को ज़माने में मुकम्मल कर दे। और तुझसे इतनी सी दुआ है मेरे मालिक, एक दिन नेट पे मेरी भी कोई वीडियो वायरल कर दे। वाह वाह। और अश्क अपने छुपा लिए मैंने, गैर दिल से लगा लिए मैंने। अश्क अपने छुपा लिए मैंने, गैर दिल से लगा लिए मैंने। राह चलते हुए मिली एक दिन, उसके बच्चे उठा लिए मैंने। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने डॉक्टर साहब, बच्चे उठा लिए मैंने। डॉक्टर साहब, ये हमने छोटा सा एक सेशन आपके साथ रखा कि आपके बारे में जान सकें। हम बात आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ संजीदा सवालात की तरफ आना चाह रहा हूँ। जी, मैं तो समझता हूँ आपने पहले भी काफ़ी संजीदा सवालात की। ये आपका समझना ही है, वरना ये तो मैं इसी तरह बैठा हूँ जैसे हम आपस में बैठे गप कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने हर तरह की गज़ल कही, मज़ाहिया भी, तन्ज़ का पहलू लिए हुए भी, और संजीदा गज़ल भी, और संजीदा गज़ल में भी शगुफ्तगी का एक अंसर जो है वो बहुत नुमायाँ आपके यहाँ है। और मैं बल्कि अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपकी तन्ज़ व मज़ाह पे मबनी शायरी में भी एक संजीदगी जो है वो झलकियाँ दिखाती है अपनी, और आपकी संजीदा शायरी में भी शगुफ्तगी जो है वो अपना आप दिखा रही है। और ये आपकी तबीयत की वजह से है, आपका मिजाज जो आपकी नफ्सियात है ये शायद उसकी वजह से है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने जब MBBS करने के लिए लाहौर में आए जी, और सरगोदा से जब आप लाहौर तशरीफ़ लाए, तो ये एक तब्दीली जो होती है, जैसे हम भी पढ़ने के लिए लाहौर जब आए थे तो ये तब्दीली बहुत बड़ी होती है कि बंदा एक ही चीज़ को देख रहा होता है, मुसलसल उसी माहौल में बड़ा हो रहा होता है, और यकदम उसका इर्द गिर्द जो है वो तब्दील हो जाता है जी। तो उस तब्दीली को आपने कैसे महसूस किया था? मैं जब लाहौर आया तो मुझे हॉस्टल लाइफ में पहली दफ़ा रहने का मौका मिला। पहली दफ़ा को एजुकेशन में तालीम हासिल करने का, मखलूत तालीम हासिल करने का मौका मिला। सरगोदा एक बहुत ही सादा शहर था, उसके मुकाबले में लाहौर को अगर मैं सिटी ऑफ ग्लैमर कहूँ तो ये उस वक्त गलत नहीं होगा। या जब यहाँ आया तो हमारी तरह से आंखें खुली की खुली रह गई कि हम कहाँ आ गए हैं। फिर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एक खूबसूरत कैंपस, एक खूबसूरत फ़ज़ा लिए हुए एक इदारा है। तो हम जब आए तो खुशकिस्मती से ओपन मेरिट था, हम उतने ही लड़के उतनी ही लड़कियां एक क्लास में होते थे। उससे पहले जब लिमिटेड कोटा था तो चंद एक ख़ातीन होती थी, बाकी सारे लड़के थे। तो एक बड़ी अगर उन जिनको आप बार बार ख़वातीन कह रहे हैं अपने इंटरव्यू अपनी गुफ्तगू में सुन लिया, अगर आप उन्होंने कहीं ये आपका इंटरव्यू सुन लिया जी तो वो बहुत आपको बुरा भला कहेंगी कि उस वक्त वो लड़कियां होंगी, ख़वातीन नहीं होंगी। जी, लेकिन हम बहुत इज्जत से उनको रिस्पेक्टफुली देखते थे, तो इसलिए हम तो उनको अपने से तो बड़े मुकाम पर ही रखते थे। बहरहाल एक पुरकशिश फ़िज़ा थी, तो उस चीज़ ने बहुत मुझे मुतासिर किया। लेकिन साथ ही साथ मैं हॉस्टल में क्योंकि पहली दफ़ा था, फैमिली से दूर, घर वालों से दूर, तो मुझे होम सिकनेस भी बहुत फील हुई यहाँ पे। अच्छा। फिर यहाँ पे जो एक हमारे हॉस्टलाइट्स के और यहाँ के जो अमीर कबीर तबका था, जो घरों से लोग आते थे, गाड़ियों पे आते थे, वो एक जो तफावत था उसको भी महसूस किया। तो इस तरह से ये चीज़ें साथ साथ चलीं। फिर मुझे जब मैं यहाँ आया तो मुझे किसी दोस्त ने ये एहसास दिला दिया कि आप एक बहुत अच्छे शायर हैं और आप जो असर हाज़िर के बड़े बड़े शुअरा हैं उनसे भी अच्छा कलाम कह सकते हैं। तो यहाँ आके लाहौर में मुझे महसूस हुआ कि वाकई मैं एक शायर हूँ। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया और मैंने भी उस पर यकीन कर लिया कि ये बात ठीक कह रहे हैं। और मैंने मेडिकल की तालीम के साथ साथ शायरी पे भी मेहनत करना शुरू कर दी। तो इस तरह से हालात बदलते गए और चीज़ें जो हैं, बातें जो हैं वो आगे बढ़ती चली गई। वो यहाँ इस मसले को देखें तो यहाँ मेरी और आपकी स्टोरी एक ही है कि आप सरगोदा से लाहौर आए पढ़ने के लिए और मैं बहावलपुर से लाहौर आया पढ़ने के लिए, तो उस वक्त वाकई यही कैफियत थी मेरी भी। बिल्कुल ऐसे ही है।
अच्छा, अब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने शायरी तो सरगोदा में ही शुरू कर दी जी, और उसके बाद लाहौर आके उसको, ज़ाहिर है बड़े शहर की ज़िंदगी जो होती है उसमें पेचीदगी ज़्यादा होती है, जी, लेकिन ये पेचीदगी जो है ये लिखने वाले के लिए अगर वो दुरुस्त समत में चल रहा हो तो ये उसको बहुत कुछ देती है, अगर वो दुरुस्त समत में ना जा रहा हो तो जो उसको उलझा के रख देती है, जी, और फिर आखिर में काफका जैसी मिसालें सामने आती हैं। जी, ठीक। तो ये जो बड़े शहर की पेचीदगी, एक छोटे शहर से एक सादा माहौल से उठ के आना और यहाँ आना, इस पेचीदगी से आप कुछ घबराए या खुश हुए या क्या हुआ, या इसने आपने अपने आप में हल कर लिया इस पेचीदगी को? मैं शुरू से ही ना एक इंट्रोवर्ट आदमी था। मैंने बाहर की जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे जो लिटरेचर है, उससे बहुत कम असर लिया, और मुझे जब महसूस होता था कि मैं किसी से मुतासिर हो रहा हूँ तो मैं उसको पढ़ना छोड़ देता था कि कहीं मतलब ज़रा सा भी शाइबा ना आए, ज़रा सा भी हर्फ ना आए मेरे अपने ओरिजिनल होने पे, अपने एक शायर होने पे। और मैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे क्लियर था कि मुझे अपना ही एक अंदाज़ जो है वो पेश करना है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो जहाँ की जो अदबी सरगर्मियाँ थीं उनमें मैंने अपनी जो पार्टिसिपेशन है, अपनी शिरकत बड़ी महदूद रखी, और यहाँ के जो अदबी फ़िज़ा है या इस शहर की जो पेचीदगी है उससे कम असर लिया। तो मैं समझता हूँ कि शायरी में फिर मुझे कोई ज़्यादा अपनी ज़ात कोई महफिल मजलिस बनाए रखा और जो ख़ुद महसूस किया, बल्कि मेरी पहली किताब का नाम भी था मैंने जो महसूस किया, तो जो ख़ुद महसूस किया बस वही तहरीर करता चला गया। बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपने अभी जो बात की है मैं उससे थोड़ा सा उलट बात करने लगा हूँ, उससे मुतज़ाद बात करने लगा हूँ, क्योंकि हम लाख कहें कि हम किसी से मुतासर नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पहलू होता है। अब आपकी ज़िंदगी के चूँकि अदब में 3 पहलू हैं, कभी कभार आप नस्र भी लिखते हैं लेकिन वो बहुत कम जी, वो मेरे पास महफूज है आपकी नसरी तहरीरें जो हैं। जी, जी, और आपका एक मेडिकल साइंस का शोबा है, और दूसरा आपका अदब में जब आप देखते हैं कि तंज़ो मज़ाह है, संजीदा गज़ल है, फिर नज़्म है, तो इन सब में आपकी इंस्पायरेशंस यकीनन किसी न किसी बंदे से तो होगी। अगर किसी डॉक्टर को देख के होगी कि फ़लाँ डॉक्टर है, या किसी बड़े शायर को देख के होगी फ़लाँ मज़ाहिया शायर बहुत अच्छा है, जैसे आप नरवर मसूद साहब का नाम लिया, जैसे मुझसे को पूछे तो मैं दिलावर फ़िगार साहब का नाम सबसे पहले लेता हूँ, या सैयद ज़मीर जाफ़री मरहूम का नाम लेता हूँ, या संजीदा शायरी में गालिब का नाम लेता हूँ, तो नज़्म में हम मीरा जी और राशिद का नाम लेते हैं, मजीद अमजद का नाम लेते हैं। तो आप जब ऐसे नाम गिनवाने पड़े तो आप किस किस को गिनवाएंगे? जी, मैं नज़्म में अमजद इस्लाम अमजद साहब को और साहिर लुधियानवी को गिनवाऊँगा, और गज़ल में नासिर काज़मी को, अहमद फराज को मैं उनके नाम लेना चाहूँगा, और जो मज़ाहिया शायरी में अनवर मसूद साहब का नाम लेना चाहूँगा। जी, आप उस पर कायम हैं? उस पर कायम हूँ। अच्छा, मेडिकल में अपनी जो आपका शोबा तिब है आपका, उसमें आप उसमें किसी बड़ा नाम जो आपके उस्तादों में से हो? मैं समझता हूँ कि जितने भी मेरे उस्ताद हैं वो सब भी मेरे लिए बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो मशहूर हैं, जैसे महमूद नासिर मलिक हैं, प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब हैं। अच्छा। बहुत और टीचर्स हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, प्रोफेसर नौशीन वसीम यूसुफ हैं, तो इन लोगों से बहुत सीखा। और मैं जब हाउस जॉब कर रहा था नवीद भाई, तो मैं अपनी पॉकेट में एक डायरी रखता था, और उस पे मैं जो हमारे सीनियर जो हैं जो गुफ्तगू करते थे, हमें जो कुछ सिखाते थे, उसकी जो टिप्स हैं, जो उसका असेंस है, वो मैं अपने पास लिखता चला जाता था, और बाद में भी बहुत दफ़ा मैंने उसे रिवाइज़ किया। तो वो जो उनके फार्मूले थे या उनकी कंक्लूजन्स थी वो मुझे अभी भी याद हैं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस उसी पे बेस करती है। फिर ये था कि मैं यहाँ तक अपने सीनियर्स को ऑब्ज़र्व करता था, अपने टीचर्स को, कि उन्होंने पेशेंट के पास कैसे गए हैं, उनसे बात कैसे की है, अपना हाथ उसके पेट पे कैसे रखा है, अपनी स्टेथोस्कोप को किस अंदाज से रखा है। तो एक एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं नोट करते थे, और उस पर बाद में अमल भी किया। उस पर अमल भी किया। माशाल्लाह, ये तो फैज़ होता है जो हम हासिल करते हैं अपने बड़ों से। अच्छा, मेरे ख्याल में हमें जो है देखने वाले वो हर तरह के लोग होंगे जी, उनमें वो भी होंगे जो इस गुफ्तगू में बहुत दिलचस्पी ले रहे होंगे, और वो भी यकीनन होंगे जो सिर्फ आपके शेर सुनना चाह रहे होंगे। जी सही। तो मैं चाहूँगा कि इस मौका पे आप अपनी कोई नज़्म पेश करें।
जी मैं पेश करता हूँ, बल्कि मेरे कुछ दोस्तों का ख्याल था कि मैं नज़्म का शायर हूँ, तो शुरू में मैं नज़्म रेगुलर कह रहा था और गज़ल की तरफ बाद में ज़्यादा मैंने तवज्जो दी। नज़्म एक अब इब्तदाई दिनों की आपकी खिदमत पेश करता हूँ। उसका उन्वान है एक पुराना शजर। वाह। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों कि जिसकी शाखों से आशियाने लटक रहे हैं। बहुत अच्छे। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों कि जिसकी शाखों से आशियाने लटक रहे हैं, जो मुझको प्यारे हैं अपनी जान से तुम्हारे दिल में खटक रहे हैं। वाह। मैं ख़ुद तो सह लूँगा धूप, लेकिन मैं उनको साए में खुश रखूँगा जो बच्चे प्यारे हैं घोंसलों में। वो बच्चे प्यारे जो पल रहे हैं, जो रंग अपने बदल रहे हैं। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों कि जिसको दीमक ने खा लिया है, जो ख़ुद तो अंदर से खोखला है, मगर सहारा दिए हुए है हवा में ऐसे घरों को जिनमें वो बच्चे प्यारे से पल रहे हैं, जो रंग अपने बदल रहे हैं। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों जो बदनुमाई के दाग पहने, गई रुतों के सुराग थामे, गुलों की बस्ती के प्यारे पौधों में एक गुनाह है। तो आओ मुझको गिरा ही डालो, मेरे बदन को जला ही डालो। वाह। तो आओ मुझको गिरा ही डालो, मेरे बदन को जला ही डालो, मगर ये तुमको ख्याल रखना पड़ेगा लोगों कि बच्चे प्यारे जो पल रहे हैं कहाँ पलेंगे, कहाँ जिएंगे। ये छोटे छोटे से फूल पौधे भी उनको आखिर कहाँ रखेंगे। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों, मैं इन परिंदों का घर हूँ लोगों, मैं इन परिंदों का घर हूँ लोगों। वाह वाह वाह। इंतहाई खूबसूरत नज़म डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब आपने ये नज़म सुना के तो मुझे और ही शुकूक व शुबहात में मुब्तला कर दिया है और मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि आपसे एक सवाल करूँ। जी जी। अगर आपके सामने ये सवाल रखा जाए कि भाई आपको एक ही लाइन लेनी है, एक ही लाइन इख्तियार करना है। बहुत मुश्किल सवाल करने लगे आप। एक ही लाइन इख्तियार करना है। मैं आपके मेडिकल साइंस की तरफ नहीं आऊँगा। नहीं मैं समझ रहा हूँ कि आपको मज़ा, संजीदा शायरी और नज़म, जिस तरह आपने नज़म पेश की है, जो आपने कहा कि लोग कहते हैं कि नज़म के आप शायर हैं, जी जी, तो ये गलत नहीं कहते वो। इस नज़म को सुन के मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपसे नज़में सुनने का इत्तेफाक बहुत कम हुआ है जी। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपने आज के बाद एक लाइन इख्तियार करना है, तो वो कौन सी लाइन इख्तियार करेंगे? आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा महबूब है महबूबा के अलावा? ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं तो वाकई महबूबाओं में से इंतखाब करना मेरे लिए मुश्किल होता है। महबूब अशिया की बात कर रहा हूँ। महबूब अशिया तो की बात। खैर इसमें जहाँ तक मैं अब आ गया हूँ, या जो मेरी जितना सफ़र उर्दू दुनिया आपके काम से वाकिफ़ है डॉक्टर साहब, ये आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। जितना सफ़र मैं तय कर चुका हूँ, तो अब मैं गज़ल को तरजीह दूँगा, यानी नज़म को आप सानवी हैसियत देंगे। जी, अब जहाँ तक अब आ गया हूँ, शायद आज से 10 साल पहले अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछा जाता तो मैं नज़म का नाम लेता। मुझसे 3-4 साल पहले, 5 साल पहले पूछा जाता तो शायद मैं मिज़ाक का नाम लेता। लेकिन अब मैंने जितना खून दे दिया है, जितनी जान मार दी है गज़ल में, कहना चाहता हूँ कि अगर आज मुझसे कोई पूछेगा तो मैं गज़ल को चुनूँगा। गज़ल आपकी पहली तरजीह होगी? हाँ जी। बहुत अच्छी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम चूँकि इख्तिताम की जानिब आ रहे हैं, तो एक तो मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ कलाम और सुना जाए, और ये भी चाहूँगा, ये सवाल भी करना चाहूँगा कि आपकी मज़ाहिया शायरी, जिसे मैं खालिसतन मज़ाहिया शायरी, जिसे मैं असील मज़ाहिया शायरी कहूँ, उसका मजमुआ कलाम अभी तक नहीं आया जी। क्या आप उस मजमुआ कलाम को शाये करने का कोई प्लान है आपका? जी मेरा है, इंशाअल्लाह मैं उसको जमा कर रहा हूँ। मेरे साथ एक मिसहैप ये हुआ है कि मैंने पहले जहाँ जमा किया था उसको, वहाँ से चीज़ें बिखर गई, मतलब वो गुम हो गया, लेकिन मेरे पास मुख्तलिफ़ जगहों पर थी चीज़ें, तो मैं दोबारा उसको जमा कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह मेरा अगले साल का मेरा प्लान है कि मैं मज़ाहिया शायरी का मजमुआ लेकर आऊँगा। और आपने कुछ कलाम के लिए कहा, और ये अब आप पे मैं पाबंदी नहीं लगा रहा जी, अब आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी सुनाएं जी। मैं अपनी पसंद से एक मुख्तसर नज़्म और एक आधा
कता मैं मज़ाक का पेश कर देता हूँ। जी इरशाद। नज़्म का उन्वान है याद, बल्कि हमारे दोस्त हैं ज़हीम रशीद साहब, वो नज़मों को ड्रामाई अंदाज में और किरदारों के साथ पेश करते हैं। मैं ये नज़्म इंशाल्लाह उनकी खिदमत में रखूँगा कि वो इस पर भी कुछ बनाएं। उन्वान है याद। आज भी जब मैं बाइक पे बैठूं, आज भी मेरे पहलू पे एक हाथ दिखाई देता है। आज भी जब मैं बाइक पे बैठूं, आज भी मेरे पहलू पे एक हाथ दिखाई देता है। वाह। आज भी मेरे कानों को एक गीत सुनाई देता है। वाह। आज भी कोई जुल्फ मेरा दिल खुशबू से महकाती है। क्या कहने। याद किसी की आज भी मेरे पीछे बैठ के जाती है। बहुत अच्छे। वाह वाह। याद किसी की आज भी मेरे पीछे बैठ के। ये आखिरी लाइन पे आप रंजीदा हो गए थोड़े से। याद का मामला है ना जी। तो अच्छा, जहाँ तक तंज की बात कर रहे थे तो एक कथा देखिए कि उम्मीद कर्ज भी तो किसी से नहीं रही। वाह। उम्मीद कर्ज भी तो किसी से नहीं रही, खर्चे पड़े हुए हैं मगर पे नहीं रही। वाह। खर्चे पड़े हुए हैं मगर पे नहीं रही। अय्यामे मुफलिसी में नहीं घर वो घर रहा, अय्यामे मुफलिसी में नहीं घर वो घर रहा, खाना भी वक्त पर वो मुझे दे नहीं रही। वाह। खाना भी वक्त पर वो मुझे दे नहीं रही। मोतकिद है वो जिसे यार समझ बैठे हो, उसके एहसास को तुम प्यार समझ बैठे हो। और सादा दिल हो तो अजब सादा दिली है ये भी, खुद को हर फूल का हकदार समझ बैठे हो। वाह। और कुछ कदम और बढ़ाने से मिलेगा रास्ता, कुछ कदम और बढ़ाने से मिलेगा रास्ता, राह पुरपेच को दीवार समझ बैठे हो। और इसका एक शेर देखिए, मेरे शोबा तिब से भी उसका थोड़ा ताल्लुक़ है। वाह क्या बात है इस शौक़ मसीहाई की। वाह। वाह क्या बात है इस शौक़ मसीहाई की, तंदुरुस्तों को भी बीमार समझ बैठे हो। वाह वाह वाह। मोतकिद है तंदुरुस्तों को भी बीमार समझ बैठे हो। वाह। मोतकिद है वो जिसे यार समझ बैठे हो, उसके एहसास को तुम प्यार समझ बैठे। वाह। डॉक्टर साहब ममनून हूँ आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इतनी भरपूर गुफ्तगू आपसे हुई, और यकीनन आपके चाहने वाले जो हैं वो इस गुफ्तगू को पसंद फरमाएंगे, इस गुफ्तगू से बहुत कुछ हासिल करेंगे, उनको आपकी ज़िंदगी के बारे में भी मालूमात हासिल होंगी। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि आप एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें एक नशिस्त में समेटा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।